चलो तो गुड इवनिंग। तो अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर सप्लाई के एग्रीमेंट के प्रशासकीय जो नियम कायदे कानून होंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया से जो यूरेनियम है उसकी आपूर्ति करेगा और उसका यूज अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में करेगा, न कि परमाणु बम बनाने में जो यूरेनियम आधारित होता है। तो उसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या प्रशासकीय नियम कायदे कानून होंगे, उनका फाइनल निर्धारण अभी किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री लंबे दौरे पे गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तब इसका फाइनल सेटअप जो प्रशासकीय दृष्टिकोण से कैसे यूरेनियम की सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से भारत को होगी, इस सप्लाई के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो यूरेनियम की सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से होगी वो इंडिया में सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ही उपयोग की जाएगी, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सब जो है वो आज के अपना सब्जेक्ट मैटर है। तो ये यूरेनियम क्या होता है, इस यूरेनियम से अपन क्या कर सकते हैं और इस यूरेनियम को लेकर दुनिया में क्या व्यवस्थाएं हैं, भारत की क्या पोजीशन है, इतने सारे डायमेंशन आज हम एक साथ में करने वाले हैं। तो देखिए, यूरेनियम जो है वो एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है, एलिमेंट है, जिसका यूज किया जा सकता है परमाणु बम बनाने में या फिर रिएक्टर के अंदर बिजली बनाने में। अगर हम यूरेनियम का यूज करके बिजली बनाएंगे तो वो कहलाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, और अगर हम यूरेनियम का यूज करके बम बनाएंगे तो वो कहलाएगा एटॉम बम। यूरेनियम का जो नाभिक होता है उस नाभिक की जो स्थिति है वो अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है, रेशियो है, वो बैलेंस नहीं होता है। मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी जो तत्व होगा वो छोटी इकाई परमाणुओं से बना होगा और परमाणु की संरचना हम जानते हैं, बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कभी न कभी। ये परमाणु की संरचना है। तो ये परमाणु है किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम का परमाणु के जो नाभिक होता है उस नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। सामान्यतः एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य रिपल्सिव चार्ज यानी कि एक दूसरे को दूर भगाने वाला प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है। जिस भी परमाणु के नाभिक में ये जो प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल संतुलित और बराबर मात्रा में लगता है उस परमाणु का नाभिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर इन दोनों में अंतर आ जाता है तो फिर उस परमाणु का नाभिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। तो ऐसे केस में वो एलिमेंट जिनके परमाणुओं में नाभिक में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल गड़बड़ हो जाता है तो उनका नाभिक अस्थायी हो जाता है और वो अनस्टेबिलिटी दो तरीके से दूर कर सकते हैं। पहली अनस्टेबिलिटी दूर करने का तरीका है इस नाभिक से कुछ एनर्जी निकाल दी जाए और वो विकिरणों के रूप में निकले, जैसे कि अल्फा विकिरणे, बीटा विकिरणे या गामा विकिरणे। तो ऐसे वाले पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जिससे ये विकिरणें निकलेंगी तो नाभिक में एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी और ये नाभिक में स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। दूसरा एक तरीका होता है कि ये जो ऐसा अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होता है वो टूट जाए, उसका विखंडन हो जाए और दो डॉटर न्यूक्लियाई छोटे एलिमेंट के परमाणुओं में बट जाए। तो ये भी एक तरीका है। जो यूरेनियम है उसके नाभिक में जो अनस्टेबिलिटी होती है वो विखंडन के माध्यम से संतुलित होती है और इस दौरान एक्स्ट्रा एनर्जी और कुछ न्यूट्रॉन रिलीज किए जाते हैं और ये न्यूट्रॉन जो है उसके पास के दूसरे जो यूरेनियम के नाभिक हैं उनको अनस्टेबल करते हैं, फिर वो भी विखंडन हो जाते हैं और इस विखंडन के दौरान लगातार एक चेन चल जाती है। इसको नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर जो वो फिशन रिएक्शन कहते हैं। इस नाभिकीय फिशन के दौरान जो हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, अगर हम इस हीट का यूज कर ले किसमें? पानी को गर्म करके स्टीम बनाने में, और स्टीम का यूज कर ले टरबाइन घुमाने में, और टरबाइन की सहायता से जनरेटर चला ले तो बिजली बन जाएगी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय संयंत्र होते हैं बिजली बनाने के, उसमें यूरेनियम की इसी अनस्टेबल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है और उससे जो
कंट्रोल्ड अवस्था में ये विखंडन करवा के कंट्रोल्ड हीट पैदा की जाती है और उससे बिजली बनाई जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये नाभिकीय विखंडन जिससे ये हीट निकल रही है इसको कंट्रोल ना करें और अनकंट्रोल्ड अवस्था में बहुत सारा यूरेनियम ऐसे नाभिकीय विखंडन शुरू करा दे, तो ये हीट जो है वो इतनी निकलेगी कि लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। और लाखों डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह अवस्था कहलाती है नाभिकीय बम या परमाणु बम। एटम बम में यही होता है, एनोमस अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है और प्लस कुछ बच जाता है, उसकी रेडिएशन रिलीज होती रहती है। इसलिए तो दुनिया डरती है एटम बम का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां एटम बम का यूज होगा उस समय पे जो कुछ होगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट जो है उसमें रेडियो एक्टिविटी होती रहेगी, तो बाद वालों को परेशान करती रहेगी, क्योंकि ये विकिरणें भी तो हानिकारक है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो कुल मिला के ये जो यूरेनियम है इस तरीके की जो वो रेडियो एक्टिविटी वाला या अनस्टेबल न्यूक्लियाई वाला, इस यूरेनियम का सबसे बड़े स्रोत पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का 2/3 2/3 जो यूरेनियम है वो ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़े भंडार इसके पास है, दुनिया का 2/3 इसके पास है। अपने को ये यूरेनियम चाहिए, क्यों? क्योंकि अपने देश में कम है नहीं। क्यों चाहिए? बॉम्ब बनाना चाहते हैं, बना चुके। हम इससे नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी बनाना चाहते हैं ताकि अपनी बिजली बने, इससे इलेक्ट्रिसिटी बने। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी में अपनी कोई कमी है क्या? कमी है। आज मजबूरी में हम किससे बना रहे हैं? कोल से। थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली बना रहे हैं। अपना कमिटमेंट है कि कोयले को जलाने से जो CO2 और ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन होता है उसकी बजाय हम एनर्जी ऐसे स्रोतों से बनाए जिससे ग्रीन हाउस गैसें या CO2 कम निकले। तो उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? सोलर एनर्जी का प्रयास कर रहे हैं, विंड एनर्जी का प्रयास कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का प्रयास कर रहे हैं, हाइडल एनर्जी का प्रयास कर रहे हैं, साथ में हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि अपना एनर्जी बास्केट जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, एक स्रोत पर निर्भरता ना हो। अलग अलग स्रोतों पर निर्भरता होगी तो हम ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे अपनी एनर्जी नीड्स का। आज के दिन पोजीशन क्या है इंडिया में? ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिनसे बिजली बनाई जाती है उनकी क्षमता 8.78 गीगावाट है। इतनी बिजली बन रही है, 8.78 गीगावाट। अपना उद्देश्य है 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता हासिल करना। 100 गीगावाट क्षमता हासिल करना मतलब अभी अपने को बहुत कुछ अचीव करना है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन के मामले में। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिएगा? कच्चा माल चाहिएगा, और कच्चे माल की आपूर्ति का समझौता अपन ने ऑस्ट्रेलिया से किया है अभी। और उसके लिए क्या नियम कायदे कानून, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे भाई तुम हमसे यूरेनियम लेके तो जा रहे हो, उसे बिजली बनाने के बजाय बॉम्ब बनाने लग गए तो हाँ, आपका ध्यान रखा जाएगा किस तरीके से, हमें पता होना चाहिए एंड यूज आपका कैसे करोगे, क्या करोगे। तो उसके लिए वो फाइनल प्रोटोकॉल अभी हस्ताक्षर हुए हैं। आई बात समझ में? अब एक चीज और जो अपन ने पहले भी की थी, इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन या सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो 3 चरण में बटा हुआ है, जिसमें पहले चरण में हम यूज करेंगे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। फिजिक्स में आपको पढ़ाए जाते हैं दाबित भारी जल वाले जो है वो परमाणु संयंत्र, जिसमें यूरेनियम का यूज किया जाएगा और उससे फिर बिजली बनाई जाएगी। आज अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर या लाइट वाटर रिएक्टर वाले ये चल रहे हैं। अब पिछले दिनों अपन ने एक करंट अफेयर में बात की थी कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम का पहला जो चरण है, इस चरण के बाद सेकंड स्टेज में हम नए टाइप के रिएक्टर बनाएंगे जिनको बोलेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें जितना फ्यूल यूज किया जाएगा उतने से भी ज्यादा नया फ्यूल पैदा किया जाएगा, ब्रीड करेगा ये फास्ट ब्रीड रिएक्टर। कलपकम तमिलनाडु याद करो, अपने उसका प्रोटोटाइप पिछले दिनों बना लिया है और भारत अपने परमाणु ऊर्जा जो है उसके सेकंड चरण में प्रवेश कर गया है। और फिर इस फास्ट ब्रीड रिएक्टर से जो अपने को प्लूटोनियम बनेगा उसके ऊपर आधारित फिर थोरियम बेस्ड पावर प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट हम बनाएंगे, क्योंकि अपने पास थोरियम ज्यादा है। अपने पास क्या ज्यादा है? थोरियम ज्यादा है। थोरियम के रिसोर्सेज खूब सारे अपने पास, तो थोरियम बेस्ड जो है वो तीसरे रिएक्टर में अपन प्रवेश करना चाहते हैं। आज के दिन अपनी जो है वो सुई कहां तक पहुंच गई है? बीच में सेकंड स्टेज पे आ गई है, ये बात हुई है ना। तो उसमें से अपने को प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर अभी ये जो चल रहे हैं अपने, तो अपने अभी 7 जगहों पर
24 रिएक्टर अभी फंक्शनल है, ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर वाले। कितनी जगहों पर? 7 जगहों पर 24 रिएक्टर है, 7 जगहों पर। 6 राज्यों में ये 7 जगहें कौन कौन सी अपन ने एक बार काउंट किया, अगर आपको याद हो तो आपका मेमोरी का परीक्षण करें। गुजरात में, क्या नाम बताया था उसका? गुजरात में थोड़ी है, वो तो कर्नाटक में है। काकरापार कहां है? राजस्थान में। कहां पर? रावत भाटा में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? नरोरा, नरोरा नाम की जगह बताई थी। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में तारापुर, और फिर अपने कर्नाटक में कैगा, और तमिलनाडु में 2 जगह पर अपन ने बात की थी, है ना। कुडनकुलम वाला भी है, और उसके पास में एक और जगह है। तो अपने 6 राज्यों में 7 जगहों पर 24 रिएक्टर अभी लगे हुए। 10 रिएक्टर अभी निर्माणाधीन है, और 10 रिएक्टर की आगे प्लानिंग चल रही है। एक चीज। फिर अगला सवाल पूछा गया था अपने जो वो आरएस मुख्य परीक्षा में, शायद मुझे ठीक से याद है तो, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक से याद है शायद मुझे, ये सवाल पूछा गया था मेंस में। अपना बजट जो 2024-25 पिछले वाला जो बजट था, उसके अंदर भारत सरकार ने ये प्लानिंग की थी कि हम बड़े वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बजाय छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाएं, जिससे कि एक तो लागत कम आए, दूसरा जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई ग्रुप है इंडस्ट्री का, उसकी बिजली की आपूर्ति के लिए हम खुद पावर प्लांट लगा के उनको बिजली बनाए, इसके बजाय उनको एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना दे और वो उसकी बिजली की पूर्ति करता रहे। जैसे भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, वहां पर असम में बिजली बना के और अरुणाचल प्रदेश में बिजली की जो लाइनों के थ्रू पहुंचाए, बीच में लैंडस्लाइडिंग होते रहते हैं, बारिश आती रहती है और उस लाइन में फॉल्ट होते रहते हैं। इसके बजाय एक छोटा पावर प्लांट हम अरुणाचल प्रदेश में ही टिका दें, वहीं पर बन जाए, तो छोटे पावर प्लांट में लागत कम आती है, जो हिली टेरेन है या मुश्किल जगह है वहां पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा किया जा सकता है, बिना किसी अनइंटरप्शन के सप्लाई की जा सकती है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, भारत सरकार ने 2025 में शांति अधिनियम स्थापित किया। अभी तक ये जो न्यूक्लियर पावर का काम है, ये न्यूक्लियर पावर का काम सरकारी क्षेत्र में आता है, एटॉमिक डिपार्टमेंट जो पीएमओ को रिपोर्ट करता है, वही ये सारे संयंत्र वगैरह स्थापित करते हैं। अब भारत ने कहा कि गवर्नमेंट हैव नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ये एक लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की फेमस लाइन है। सरकार का कार्य व्यापार करना नहीं है, ये छोटे छोटे काम करना नहीं है, सरकार रेगुलेटर की भूमिका में आए। पब्लिक एड में आपको पढ़ाया जाता होगा ये बात। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अभी तक जो सरकारी क्षेत्र का बाहुल्यता है इसमें न्यूक्लियर रिसर्च और पावर प्लांट बनाने में, इसमें हम प्राइवेट प्लेयर को भी अनुमति देंगे, बॉम्ब बनाने में नहीं, बिजली बनाने में। बॉम्ब बनाने में उनको नहीं, तो पता लगा कल कोई इंडस्ट्री वाला बॉम्ब बना के बैठ गया और सरकार का दिल्ली की तरफ ताड़ दिए मिसाइल, ये वाला पैसा भिजवा दो नहीं तो टिका देंगे। बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनका यूज किया गया। तो उसके लिए अपन ने एक पार्लियामेंट ने पास किया था शांति अधिनियम। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यह सवाल पूछे जाने लायक है 2025। तो शांति अधिनियम 2025 जो है वो भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर को भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है, या पार्टनरशिप के माध्यम से या एफडीआई के माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में बढ़ाने से संबंधित है। तो हमने शांति अधिनियम 2025 भी पास किया है। इसके अलावा एक प्रोविजन, एक इसमें डायमेंशन ये भी आता है कि जो यूरेनियम है, चलो भारत तो जिम्मेदार देश है, विश्वास करते हैं, अपनी विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान जैसे देश के हाथ लग जाए, अफगानिस्तान के हाथ लग जाए तो ये तो भूख दें दुनिया को, बम मार दें जगह जगह पे। तो जिन देशों में यूरेनियम कच्चे माल के रूप में पाया जाता है वो ऐसे ही हर किसी को नहीं देते, उसके लिए एक समूह बना गया बाकायदा जिसका नाम है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कब बना था ये? 1975 में। क्यों बना 1975 में? क्योंकि 1974 में अपन ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुरा गए थे अपने, है ना, तो अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। तब इनको लगा, जो शुरुआती परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, कि आज भारत ने किया है, कल कोई और करेगा। इस तरीके से अगर इनके पास यूरेनियम पहुंच गया तो ये तो खराब बात है। तो 40 देशों का एक समूह बना जिन्होंने कहा कि हम उन्हीं देशों को न्यूक्लियर सप्लाई करेंगे जिन्होंने किस पे? एनपीटी पे साइन किया है, नॉन प्रोलिफरेटरी ट्रीटी पे साइन किया है। भारत ने कहा इस पे तो मैं आज करूं ना कल करूं साइन।
देना है तो दो इसको, नहीं तो रखो अपना, हम कुछ और कर लेंगे। भारत एकमात्र अपवाद है जो एनपीटी पे बिना साइन किए इन एनएसजी से अपना 2008 में अमेरिका ने अपने को एग्जाम्पशन दिलवाया था। हमारी क्रेडिबिलिटी है, साख है भैया, देख लो आज तक हमने किसी को कुछ बताया क्या? हमारी जो परमाणु की टेक्नोलॉजी है वो गुप्त है। हम ऐसा थोड़ी है कि कोई पैसे की कमी आ गई किसी को बेचते हैं, पैसे की कमी क्यों आ जाए? नहीं आ सकती। हमारे इकोनॉमी स्टेबल है, डाइवर्सिफिकेशन है सब जगहों पर। तो भारत की ये साख है। चाइना वगैरह हमेशा एनएसजी से अपने यूरेनियम वगैरह की आपूर्ति ना हो जाए अड़ंगा डालते रहते हैं, लेकिन 2008 में अमेरिका की मदद से अपने को एग्जेम्पशन मिला न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में होने के लिए। वकालत करा ऑस्ट्रेलिया कि इसको शामिल करो, ये विश्वसनीय है, ये देश जो है इनकी बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, रिलायबल। तो इसलिए एनपीटी पे बिना साइन किए अपन इसमें जो वो आने वाले टाइम में शायद हिस्सा पाले। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इतने ये डायमेंशन अपने हैं, इतने सारे डायमेंशन अपन इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 9 जुलाई को मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन, और उस दौरान एसएनए यानी कि बिजली बनाने के लिए परमाणु सहयोग समझौते की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कैसे ये काम चलेगा उसको फाइनलाइज यहां पर किया गया, अंतिम रूप दिया गया। तो 2014 में शुरुआत होती है इसकी, जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना सितंबर 2014 में, और नवंबर 2015 में परमाणु समझौते के ऊपर जो है वो एक उसका आउटलाइन खाका तैयार कर लिया गया था। उद्देश्य क्या है? बिजली बनाने के लिए, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यूरेनियम की लंबे टाइम तक आपूर्ति होती रहे। ऑस्ट्रेलिया हमें लंबे टाइम तक यूरेनियम की आपूर्ति करे। क्यों? क्योंकि है बहुत वहां पर, दुनिया का सबसे बड़ा जो वो भंडार है उसके पास, और वो उसको अपने यहां सप्लाई करे तो अपने को क्या फायदा? बिजली बनती रहेगी, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, सब चीजें। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की नीति के तहत केवल उन्हीं देशों को दिया जाता है जो इसका कैसा यूज करेंगे? एसएनए, यानी कि बम बनाने के लिए नहीं। यह ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है जिसका नाम है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो पूरी दुनिया में कहां पर एटॉमिक एनर्जी का यूज कैसे किया जा रहा है, वो सब परमाणु बम बना रहे हैं या फिर बिजली बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उन सबको चेक करती है। अभी पिछले दिनों जब ईरान के अंदर लड़ाई झगड़ा चला उस टाइम पे भी इसका नाम आया था, वो चेक करने गई, कहीं कहीं भाई बम वगैरह मार दिए हैं तो नीचे जमीन में जो सेंट्रीफ्यूज थे उनसे रेडिएशन वगैरह तो लीकेज नहीं हो गया कहीं, वो सब चेक करने के लिए तो एक संस्था है ये आईएईए। फिर उसके बाद में जो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसमें ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भारत की सदस्यता के लिए समर्थन करने की बात कर रहा है कि इनको शामिल कर लो। परमाणु ऊर्जा मिशन जो अपना है, जिसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट बनाना है, उसके लिए बेहद जरूरी है ये शांति अधिनियम अपने 2025 की बात की, जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों अपने को देगा? क्योंकि 1/3 है इसके पास, बड़ा सामान है सारा। ये सारी बातें अपन ने कर ली। भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? लो कार्बन इमिशन वाली लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अपनी एनडीसी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, 2070 तक नेट जीरो इमिशन प्राप्त करना है, 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का लक्ष्य हासिल करना है, उन सब में मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक तरीके से लॉन्ग और मजबूत लंबे टाइम की जो डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बहाल करेगा। बाकी रणनीतिक जो है वो अपनी एनर्जी वगैरह सब चीजों के लिए। अब भारत के अंदर जो क्लीन एनर्जी का प्रोग्राम है उसके तहत जो अपन डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन और वो सब, उनमें से ये आज वर्तमान में 7 जगहों पर कितने परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता कितनी है? 8.78 गीगावाट है। 10 रिएक्टर अभी निर्माणाधीन है और 10 के लिए अभी प्लानिंग आगे और चल रहा है। अभी वर्तमान में कौन से प्रमुख रूप से प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर या लाइट वाटर रिएक्टर जो पहले चरण में बनाए वही काम कर रहे हैं, और अभी जो है वो अपना सेकंड, पिछले दिनों अपने फास्ट ब्रेडर रिएक्टर लंबे चरण में देखें तो थोरियम आधारित 3 इसके कार्यक्रम है अपने, जिसमें लास्ट में थोरियम जो अपने देश में खूब सारा मोनाजाइट रेत के रूप में पाया जाता है अलग अलग, वो तो उसके लिए फास्ट ब्रेडर रिएक्टर का लिए जो है वो पिछले दिनों अपन ने उसका प्रोटोटाइप किया। एक चीज ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए का, ताकि छोटे आसानी से मॉड्यूलर अलग अलग जगहों पर बनाए जा सके। और उसके लिए भी एक अपने वीडियो किया था पिछले दिनों, इसको डिटेल में भी कवर किया था, और आने लायक सवाल भी ये है किसी न किसी एग्जाम में। अब उसके बाद में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर किया उसकी डिटेल में अपन ने पिछले दिनों की थी। ये सारी भी अपन ने जो उस टाइम पर कहां पर कौन सा है उन सारे की लोकेशन, राज्य, स्टेट सबके बारे में की थी। तो तमिलनाडु में एक तो कलपकम है और एक कुडनकुलम, दोनों है ना।
6 राज्यों में 7 जगहों पर, और 24 रिएक्टर इस टाइम पर काम कर रहे हैं, जिनकी क्षमता है 8.78 गीगावाट। फिर एनएसजी के बारे में जो है वो 48 देशों का, सॉरी 40 लिख दिया मैंने, 48 देशों का समूह 1975 में बना, क्योंकि 1974 में भारत ने क्या किया था, इसका परमाणु का रिएक्टर किया। तो उन देशों के हाथ में ये फ्यूल ना लग जाए जो जिम्मेदार नहीं है, जो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसका कोई सचिवालय नहीं है कहीं पर भी, ये मीटिंग कर लेते हैं जहां जस्ती आपस में एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, कोई फॉर्मल ऑफिस नहीं है। एनएसजी की सदस्यता के लिए क्या, जो किसको सदस्य बनाते हैं, नॉन प्रोलिफरेट ट्रीटी का होना चाहिए, और भारत एनपीटी पे साइन नहीं करता है, चाइना वाले इसलिए अपने बीच में समस्याएं पैदा करते हैं। 2008 में एनएसजी से अपने को स्पेशल छूट मिल गई थी अमेरिका के इंटरफेरेंस से, और उसके बाद में 18 देशों के साथ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपन ने न्यूक्लियर की सप्लाई के लिए समझौते कर लिए हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करके बताओ दिखा। क्या ऑप्शन आएगा? ठीक है, ये दोनों मेंस के लायक सवाल बनते हैं, 3 सवाल, सॉरी। तो पहला तो भारत ऑस्ट्रेलिया वाला अभी करंट में हो गया। दूसरा और तीसरा सवाल जो है वो कुछ तो इसमें से निकलेगा, और कुछ अपन ने जो पिछला किया था उसमें से, जो अपना पिछला आर्टिकल था उसमें से आएगा, और ये पिछला, ये पूरी तरीके से पिछला जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से इसका निकलेगा। तो एक अच्छा सवाल बनता है न्यूक्लियर वाला, चाहे वो स्मॉल मॉड्यूलर पे बने, चाहे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर पे बने, चाहे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ, या फिर जो है वो शांति अधिनियम को लेकर बने, प्राइवेट प्लेयर की एंट्री को लेकर बने, एक सवाल न्यूक्लियर एनर्जी पे बनना ही बनना है तय। अभी बांसवाड़ा के आसपास माही वाले एरिया में भी अभी निर्माणाधीन है अपने, उसके ऊपर सवाल आ ही चुका है। आधारशिला जब रखी गई थी तब उसके ऊपर सवाल बना था, है ना। तो बस आज का इतना ही है अपना। जल्दी अपन मैराथन क्लास करेंगे 15 दिनों वाली, है ना, तो क्लास तैयार हो जाती है, और अगली करंट पर्सपेक्टिव की मैगजीन भी जल्दी आने वाली है, वो भी आपको मिल जाएगी, है ना। थैंक यू वेरी मच।